तो हमें क्या करना है, सीएफटी को यूज में लेते हुए कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय गुणों की बात करनी है, उसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए अब तक हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि म्यू एस, देखो अब टर्म चेंज होती है, मैं उसे म्यू ईएफ भी कह सकता हूं, म्यू इफेक्टिव, यानी कि वास्तव में उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगली यूनिट में हम विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं, लेकिन हम हाल फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कहां पर, सिर्फ सीएफटी को यूज में लेकर हम कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय गुणों को किस तरह से कैलकुलेट करें। तो हम कहेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव और म्यू एस इज ओनली ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सिर्फ एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई इज नोन एज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला, और इसे हम म्यू एस कहते हैं। तो मैं चाहे म्यू एस कहूं या फिर मैं म्यू एफ कहूं, कंफ्यूज नहीं होना है, वन इज द सेम थिंग। और ये फॉर्मूला किस तरह से होता है, ये होता है कुछ ऐसा। तो मैं यहां पर स्पेसिफाई कर रहा हूं कि म्यू इफेक्टिव मुझे निकालना होगा, उसे हम म्यू एस कहेंगे, उसे स्पिन ओनली फॉर्मूला कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की सिर्फ स्पिन मोशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिएगा ये स्पिन मोशन, तो जो फॉर्मूला स्पिन ओनली इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, उसे हम स्पिन ओनली फॉर्मूला भी कहते हैं, और इसे ऐसे टोटल हम कहेंगे म्यू इफेक्टिव। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल्स टू म्यू एस इज इक्वल्स टू 2√एस+1। देखिएगा एस+1 लिखा है, इसीलिए मैंने कहा ये स्पिन ओनली फॉर्मूला होगा। और ये हम जानते हैं कि एस किसके बराबर होता है, एस होता है n/2 के। तो इस एस की वैल्यू को हम रखेंगे यहां पर, तो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आ जाएगा √n+2 बोर मैग्नेटोन। ये अंडरवुड है, इसे भूलिएगा मत, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इस तरह से ही कहेंगे √SS+1 या √n+2, लास्ट में मैंने कहा बोर मैग्नेटोन। तो ये फॉर्मूला कौन सा हुआ, ये कहलाता है म्यू स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो आपको क्या करना होगा, आपको n की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, और n की वैल्यू को, हो सकता है कि वो आपको n नहीं दे, वो आपको सिर्फ s दे दे, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप s अगर दिया है तो उससे n की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि s बराबर क्या होता है, n/2। ठीक है, तो इस वैल्यू को रखकर भी आप निकाल सकेंगे। तो चाहे वो s दे या n दे, हमें n को कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू को रखा फॉर्मूले में रखा और म्यू एस को निकाल लिया। अगर म्यू की कुछ वैल्यू आती है तो सब्सटेंस कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक कहते हैं हम जिसे। और अगर म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हम उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। उदाहरण लेते हैं हम, कैसे, मान लीजिए कि उस संकुल के केंद्र धातु आयन को कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास में n की वैल्यू आ जाती है 1, यानी कि आपने निकाल लिया कि उसके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तब उस केस में क्या होगा, म्यू इफेक्टिव कितना हो गया, √1 + 2, तो कितना हुआ √3, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.73 बोर मैग्नेटोन। तो ये तो आपने निकाल लिया उसका म्यू इफेक्टिव या म्यू एस, और साथ में आप क्या कह सकते हो कि वो सब्सटेंस कैसा होगा, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस, क्योंकि n की कुछ वैल्यू है ना, तो n की कुछ वैल्यू होने से आप क्या कहोगे, हिंदी में कहेंगे आप अनुचुंबकीय, और इंग्लिश में अगर आप जानना चाहोगे तो उसे क्या कहेंगे हम, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसी तरह से अगर म्यू की, ये तो मैंने दिया 1 है, इन केस अगर n 0 हो जाए, तो 0 होने पर 0 को रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 ही आने वाली है। तो म्यू की वैल्यू 0 हो गई, तो म्यू की वैल्यू अगर 0 है तो वो सब्सटेंस कैसे हो जाएंगे, हम क्या कहेंगे कि वो हो गए या वो कहलाएंगे प्रतिचुंबकीय सब्सटेंस या
हम इसे क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो n की कुछ वैल्यू आपने जनरेट की, लेकिन आपको ये कैलकुलेट n तो निकालना ही होगा। और n हम कहां से निकाल सकते हैं, CFT को यूज में लेते हुए कि लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, फिलिंग करने के बाद में n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो n की वैल्यू 1 हुई या n की वैल्यू 0 हुई। इन केस अगर n की वैल्यू 2 आती है तो देखिए म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, हमने n को रखा यहाँ पर 2, तो 2 रखने के बाद में वैल्यू आ गई अंडर रूट एट, यानी कि 2.83 बोर मैग्नेटोन। बताइए सब्सटेंस कैसा होगा, वो सब्सटेंस क्योंकि म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ न कुछ है, 2.83 बोर मैग्नेटोन में है, तो हम क्या कहेंगे, वो अनुचुंबकीय होगा। मान लीजिए अगर म्यू की वैल्यू 3 हो, एन की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो बताइए कितनी वैल्यू आएगी। चंद सेकंड में देता हूं आपको सॉल्व करने के। बताइए अगर n बराबर 3 आ जाए आपके पास तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, चलिए चेक कीजिए कि कितनी आएगी। ये रही म्यू इफेक्टिव कितना हुई, 3.87 बोर मैग्नेटोन। ठीक है, सब्सटेंस कैसा हुआ बताइए, वो सब्सटेंस अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय है, बिल्कुल सही। एन अगर 0 नहीं होता है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी है तो वो सब्सटेंस अनुचुंबकीय माने जाएंगे। अब बताइए n बराबर 4 हो तो कितना होगा, ये रहा 4.90। और इसी के साथ अगर n की वैल्यू 5 हो जाएगी तो म्यू इफेक्टिव कितना हुआ, 5.92। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हैं, हम बार बार इस तरह से कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। हम इसको शॉर्ट में किस तरह से लेते हैं, देखो याद करने के लिए हमें ये फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं भूलना है कि म्यू इफेक्टिव बराबर म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। ठीक है, एन की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। अगर एन की वैल्यू सीधा सीधा 1 आती है ना तो आप सीधा कह सकते हो लगभग 1.8 बोर मैग्नेटोन। 0 तो 0 ही होती है, अगर n की वैल्यू 2 आ जाती है तो हम सीधा सीधा कहेंगे क्या, 2.8 बोर मैग्नेटोन। अगर n की वैल्यू 3 आती है तो हम कहेंगे 3.8 बोर मैग्नेटोन। कुछ समझ में आया, अगर 4 होगी तो कितना, 4.9 और 5 होगा तो 5.9, यानी कि इन शॉर्ट बहुत याद करना आसान है क्या, कि 1 हो तो पीछे 0.8, 2 हो तो पीछे 2.8, 3 हो तो पीछे हम कहेंगे 3.8, और अगर 4 होगा तो 4.9। और इन केस अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हम कहेंगे कितनी वैल्यू हो गई, 5.9, यानी कि 1 2 3 तक तो हम कहते हैं 0.8 में, और लास्ट में और 4 और 5 में हम कहेंगे 9। और साथ में ध्यान रखिएगा यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट क्या होगी, बोर मैग्नेटोन। तो इस तरह से हमने क्या किया है, CFT को यूज में लेते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए हम उसकी नेचर को चुंबकीय गुणों के संदर्भ में बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस कब अनुचुंबकीय होगा और कब प्रतिचुंबकीय होगा। अगर सार तौर पर अगर हम रिवाइज करें तो हम कहेंगे अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय सब्सटेंस होगा, और अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाए या सब पेयर्ड हो जाए, जैसे आपके अगर D10 की कंडीशन हो तो वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 0, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय, या इंग्लिश में हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरह से आप CFT के इस स्टेज पर आकर, लगभग हम अंतिम पायदान के ऊपर है, इसकी इन एप्लीकेशंस को हमने अच्छे से देख लिया है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे
कि अगर प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह से आए तो उस कंडीशन में चुंबकीय गुणों को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। थैंक यू।